हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं 11th सीबीएसई के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर एक तरीके से दूसरा, जो कि हमारा क्या है, एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो शानदार तरीके से देखेंगे, शानदार तरीके से समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आखिरकार होता क्या है और किस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता ही है कि 11th सीबीएसई का जो बेसिक्स का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, अगर देखा जाए तो एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद आपका दूसरा देखने को मिलता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो जल्दी ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे शुरू करेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी कंज्यूमर अपने आप को संतुष्ट कब महसूस करता है, इक्विलिब्रियम मतलब अपने आप को बैलेंस कब महसूस करता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि कोई भी कंज्यूमर जितना ज्यादा अच्छी तरीके से खर्च करेगा, क्या कि जितने अच्छे तरीके, जितना भी पैसा उसके पास वो जिस तरीके से खर्च कर रहा है, और अगर उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जैसे मान लो कि ये एक बंदा है, कंज्यूमर है, उसने मान लो कि 5,000 रुपये खर्च करे और 5,000 रुपये खर्च करने पर उसे पछतावा नहीं हुआ, वो ना पूरा अच्छे तरीके से बोल रहे कि हाँ भाई मैंने जितना भी सामान खरीदा ना वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे यूज में आया, इसका मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाई है। कंज्यूमर सेटिस्फाई होने का मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो कि आपको समझकर चलना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एक कर थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि सिलेबस में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होना आवश्यक है, जरूरी भी है। ठीक है, तो ये है अभी जो नेक्स्ट हम लोग पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 5 जो है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग डिमांड पर आएंगे। ठीक है, फिर डिमांड के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है जो कि समझ से चलना है। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ही साथ हम लोग टोटल यूटिलिटी भी देखेंगे, है कि नहीं, कि टोटल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डीएमयू जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। उसका कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, फिर इंडिफरेंस कर्व वगैरह, ये सब सारे टॉपिक जो है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन बस ये आपका सिलेबस, इससे ज्यादा आप लोगों को डिमांड और एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो यही आपको पढ़ के चलना है, जैसे इंडिफरेंस कर्व ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर कंज्यूमर बजट हो गया, उसमें बजट सेट हो गया, बजट लाइन हो गया, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर हो गया, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजों को पढ़कर चलना है। ठीक है, चलिए आई होप सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर डिमांड है तो डिमांड के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। मार्केट डिमांड क्या होता है, रिटर्न ब्रांड्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, फिर परसेंटेज मेथड, फिर यहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपका सिलेबस थोड़ा बहुत आपको पता हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग, क्या कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट में क्या है भाई, एक एक कर देखते हैं। कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कंज्यूमर क्या होता है। मान लो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है, तो कंज्यूमर क्या होता है, तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है। समझना क्या है, क्या बोला गया, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। कि कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है, वो क्या करता है, यूज करता है, किसको यूज करता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसका यूज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है, सामान खरीदता है या सर्विसेज लेता है। सर्विसेज जैसे कि मान लो कि वो टीचिंग का सर्विसेज ले रहा है, या फिर मान लो कि डॉक्टर का सर्विसेज ले रहा है, तो वो सब सारी चीजें, क्योंकि आप 11th में तो आपको बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। 12th में आगे जाने के लिए गुड्स में मान लो कि वो एक तरीके से बिस्किट ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, तो ये सब सारी चीजें। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कि कोल्ड ड्रिंक्स सबसे एक तरीके से खराब एक कमोडिटीज में से एक है,
मतलब खराब कमोडिटी में से सबसे, देखो डाइट कोक ठीक है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक तरीके से खराब है हमारे हेल्थ के लिए आने वाले समय में, ठीक है। तो ये चीज देख के चलिए। तो क्या बोला कि भाई कंज्यूमर क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट होता है जो यूज करता है गुड्स एंड सर्विस, ताकि क्या कर सके, अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, अपनी वांट्स और नीड्स को पूरा कर सके, पूरा करके अब सेटिस्फैक्शन ले पाए, मतलब क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। सिंपल सी बात है जो कि आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वेज इन विच कंज्यूमर स्पेंड्स देयर इनकम। तो अगर कंज्यूमर का बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किस तरीके से खर्च कर रहा है। अगर कोई बोलेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम, कि वो अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करता है। जितने अच्छे तरीके से खर्च करेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ पाएगा, मतलब एक बैलेंस पोजीशन पर आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन, और सिंपल सी बात है बिना कंजम्पशन के आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं। जब तक आप गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम नहीं करोगे तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो कंजम्पशन से क्या आता है भाई, सेटिस्फैक्शन आता है। बस ये बात जरूर याद रखिएगा, क्या आता है, सेटिस्फैक्शन आता है। किसके बाद, जब आपका कंजम्पशन होता है, क्लियर। अब आते हैं लास्टली यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि यूटिलिटी एक हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, कि एक कमोडिटी का सेटिस्फाइंग पावर कितना है। मतलब जैसे मान लो कि ये वाटर बॉटल है, अब इस वाटर बॉटल का जो यूटिलिटी वो क्या है, जो पानी रखने का, पानी इसको पिया जाता है इससे, तो इससे आप अपनी प्यास को मिटा सकते हैं। तो एक यूटिलिटी हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी कमोडिटी का उसका वांट्स और सेटिस्फाइंग पावर कितना है, ये उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर कितना है। वो सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा होगा तो कंज्यूमर ज्यादा इक्विलिब्रियम होगा, और वो सेटिस्फाइंग पावर अगर कम होगा तो वो कम इक्विलिब्रियम एक तरीके से देखने को मिलेगा, क्लियर। तो आई होप सो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब देखिए दो तरीके के यूटिलिटी होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है, ऐसे करके मान लेते हैं कि एक कंज्यूमर है, वो कोई चीज क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है, मतलब मान लो कि यूज कर रहा हूँ या फिर कंज्यूम कर रहा है, मान लो कि एप्पल कंज्यूम कर रहा है, क्लियर। अब एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग तो एक बात ये बोल सकते हैं कि वो एप्पल भाई 1 2 3 4 5 पीसेस में कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी यूटिलिटी को काउंट किया जा सकता है। या फिर मान लो उसके पास उसके प्लेट में 2-3 चीजें आइटम्स रखी हुई हैं। पहले मान लो कि एप्पल भी रखा हुआ है भाई, ठीक है, उसके बाद एक बनाना भी रखा हुआ है भाई, और एक दूसरा लीची भी रखा हुआ है। लेकिन ना ये जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो अगर फर्स्ट एप्पल को खाता है, ठीक है, फर्स्ट एप्पल को खाता है, सेकेंड फिर वो बनाना को खाता है, ठीक है, और थर्ड जब वो लीची को खाता है तब उसे सेटिस्फैक्शन जो होता है, तब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मैंने बोला, तब उसे कौन सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से फर्स्ट सेकंड के हिसाब से रैंक करा उसके किसके, उसकी यूटिलिटी को। लेकिन यहाँ पर हमने उसकी यूटिलिटी को कैसे मेजर करा, 1 2 3 4 5 मतलब काउंटिंग नंबर्स में। इसमें क्या, काउंटिंग नंबर्स में हमने यूटिलिटी को इसका मेजर करा कि इससे जो यूटिलिटी आ रहा है इसको, है कि नहीं। तो ये यूटिलिटी जो होगा वो कौन सा यूटिलिटी होगा, देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो क्या बोला गया, मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी, दो तरीके का यूटिलिटी होता है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से याद रखिएगा, ऑर्डिनल से ऑर्डर मतलब रैंक के हिसाब से, ठीक है। ऑर्डर का मतलब अगर हम लोग रैंक के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के यूटिलिटी को मापते हैं या यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल। लेकिन अगर हम लोग 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स में अगर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 के फॉर्म में, तो हम लोग इसको एक तरीके से क्या बोलेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी। जिसे बोला गया कार्डिनल मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी मींस द यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 के टर्म्स में अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कार्डिनल यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलेगा ऑर्डिनल मेजरमेंट्स ऑफ यूटिलिटी मींस द यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कैन ओनली बी रैंक्ड, जिसको हम लोग रैंक दे सकते हैं, पहले बाद में, ठीक है, हाई से लो,
लो से, जिसको हम लोग जैसे कि ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 1 2 3, आपको 1 2 3 के फॉर्म में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि क्या 1 2 3 फॉर्म में अगर काउंट किया जिसको हम लोग कौन सी यूटिलिटी बोलेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। याद रखना है क्या, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब सीधा सा मतलब क्या होता है भाई, सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है, क्लियर। यहाँ पर दूसरा बात अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इसको हम लोग रैंक के हिसाब से कैलकुलेट किए यूटिलिटी को, तो अगर रैंक के हिसाब से अगर हम लोग यूटिलिटी को काउंट करेंगे तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम अकेडमी 10th 11th 12th का। वहाँ पर आप लोगों को कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया और बीएससी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, उन तीनों के नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंग्लिश भी, फिजिकल एजुकेशन भी, आगे आने वाले सब में ह्यूमैनिटीज के जितने भी वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज के चैप्टर्स खास करके ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से आ जाते हैं भाई, आपके फिजिकल एजुकेशन एक आपके पास रहता है और एक तरीके से इंग्लिश रहता है, वो दोनों भी यहाँ पर डिस्कस होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया अल्फ्रेड मार्शल जो है उसने बिलीव क्या करा, ये अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी, और जीआर हिक्स ने कौन सा कि वो एक तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पूछा जाएगा कौन से भाई इकोनॉमिस्ट ने, जीआर हिक्स है, ठीक है। और अल्फ्रेड मार्शल ने एक तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके सामने जो है देने का काम कर रहा था। कार्डिनल मतलब 1 2 3, ओ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से याद रखना है ऑर्डर के फॉर्म में, क्लियर। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे अगर देखा जाए, ठीक है, इसको एक बार देखिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया भाई, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कैसा डिफरेंस है तो वो देखिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक कमोडिटी ले लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ले लेते हैं इधर, और इधर टोटल यूटिलिटी ले लेते हैं, और इधर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बंदे ने एक एप्पल खाया, ठीक है, यहाँ पर एप्पल ले लेते हैं, ठीक है, एप्पल ले लो या बनाना ले लो, कुछ भी ले लो। एक एप्पल खाया है, एक एप्पल खाया उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मान लो 50 हुआ, ठीक है। दूसरा एप्पल खाया उसको टोटल सेटिस्फैक्शन 100 हुआ। तीसरा जब खाया तब उसको कितना हुआ, 100 हुआ, क्योंकि एक जैसे जैसे वो खाते चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पेट फाड़ देगा खाता जाएगा लेकिन पेट फट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, अब यूटिलिटी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, फिर चौथा जैसे खाएगा वैसे उसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। तो ये चीज इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ भाई, ये 50 का 50 है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, एक से जैसे 2 खाया, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, याद रखना, इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TUN, टोटल यूटिलिटी n टर्म्स माइनस, जैसे कि मान लो कि मेरे को शुरुआत का मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा TUN या फिर MU, ऐसे करके लिखते हैं, MUN is equal to TUN minus TUN minus 1। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना जो कि समझने वाला भी है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी, ये तो सबका अपने अपने प्रोडक्ट का है, 1 का 2 का 3 का 4 का, इस तरीके से। और टोटल यूटिलिटी क्यों कम होता चला गया भाई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप खाते जा रहे हो और आप रुक ही नहीं रहे हो। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, अब 4 मैंगो खा लिए भाई, आपका अब क्या हुआ, पेट फुल हो गया। पेट फुल हो गया इसका मतलब क्या है, आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे उसके बाद कम हो जाएगी। अब देखो इस मार्जिनल यूटिलिटी TUN minus TUN minus 1 का मतलब क्या होता है। एक तो मार्जिनल यूटिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि एक एडिशनल कमोडिटी खाने के बाद, जैसे कि मान लो 1 से 2 गए, उसके बाद टोटल यूटिलिटी में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितना टोटल जितना यूटिलिटी बढ़ता है या फिर घटता है, क्या मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पर जितना टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है
उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 से 2 हुआ, 102 को तो यहाँ 50 बढ़ा, यहाँ पर इसका 50 हो जाएगा। एक तो सीधा सा, या फिर 100 माइनस ये, इसका माइनस ये, 100 माइनस 100 0, और 80 माइनस 100 माइनस 20, ऐसे भी कर सकते हो उल्टा करके, ठीक है। 80 माइनस 100, 100 माइनस 100, 50 शुरुआत का सेम था तो दोनों का सेम रखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब अगर मान लो कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो कैसे होगा, जैसे मान लो कि मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो mu क्या निकालेंगे, mu2 लिख देते हैं कि भाई दूसरे कमोडिटी का निकालना है। अब tu क्या है भाई, n मतलब tu2 माइनस tu2 माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा tu2, यहाँ पर tu2 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस tu1। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 2 में कितना है, देखो यहाँ पर ये वाला देखो, टोटल यूटिलिटी 2 में कितना है भाई, टोटल यूटिलिटी 2 में 100 है, माइनस टोटल यूटिलिटी 1 में कितना है भाई, देखो यहाँ पर 1 कितना है आपको 50 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा दूसरा टर्म का कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे करके नीचे से ऊपर करके निकाल सकते हैं। बस याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितना भी, जैसे कि मान लो 3 से 4 हुआ तो 3 में कितना 100 80, इसमें क्या है मतलब हम लोग नीचे से ऊपर माइनस कर दें, 80 माइनस 20 कितना चेंजेस हुआ, कितना घटा बढ़ा, एक ज्यादा कंज्यूम करने पर 20 घटा है, देखो 20 घटा है ना, माइनस 20 हुआ। तो ये बात आपको समझकर चलना पड़ेगा। So total utility का मतलब क्या होता है भाई, is the sum of the utility derived from the consumption of all the units of the commodities, ठीक है। कि जो भी एक कमोडिटी खाने पर जितना टोटल सेटिस्फैक्शन है, जितना टोटल कंजम्पशन यूनिट निकल कर आया, जितना टोटल यूटिल्स का कंजम्पशन हुआ है, उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, याद रखना, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये जो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम हुआ है उसकी वजह से कितना टोटल यूटिलिटी में बढ़ोतरी हुआ है, कितना घटा या बढ़ा है, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। आई होप सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में आपका जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा आप देखिएगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में देखो, कभी भी ना इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में कोई डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। याद रखना कि अगर कोई भी चीज को अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, याद रखना क्या, टेबुलर फॉर्म, क्योंकि ये अभी जब हम डिमांड पढ़ेंगे तो वो चीज समझ में आएगा। लेकिन जब कर देखो यहाँ कर क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि हमने क्या करना है इसको ग्राफिकली डिनोट किया है कि नहीं, ग्राफिकली डिनोट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है जो कि आपको समझ से चल रहा है। अब यहाँ पर समझो कि क्या यहाँ पर बात किया गया है जिसको आप समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितना 100, 2 किया तो कितना हुआ 190, 3 किया तो 270, फिर 4 किया तो 340, फिर 5 किया तो 400, ठीक है। 5 किया तो कितना हुआ 400। टोटल यूटिलिटी शुरुआत का सेम रहेगा भाई, क्या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। फिर यहाँ से 90 माइनस 190 माइनस 100 कितना हो गया, देखो 90। फिर 170 माइनस 270 माइनस 190 कितना हो गया 80। फिर 340 माइनस 70 कितना हो गया 70। 400 माइनस 340 कितना हो गया 60 हो गया। समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या निकल गया, एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया। देख रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी घटता हुआ आया हुआ है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत में तो बढ़ता है लेकिन फिर घटता हुआ चला आता है। तो देखो टोटल यूटिलिटी हमारा अगर कर्व बनाएंगे तो ऐसे कैसे गया, ऐसे गया, क्यों भाई, क्योंकि पहले कितना था 100 था, फिर कितना है 190, यहाँ पर 190 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना है 270 हो गया, देखो यहाँ आसपास आ रहा है, ठीक है, 270 हो गया। उसके बाद कितना हो गया 340 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, फिर यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा 400 देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो 100 था, 100 से क्या ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये 90 हो गया, ठीक है, 80 हो गया, 70 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसका बेसिक सा डिफरेंस क्यों, आप समझो
कि टोटल यूटिलिटी जो हो रहा है वो इंक्रीज करते चला जा रहा है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते चला जा रहा है। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी खाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा, लेकिन और खाने का जो संतुष्टि है और खाएं उसकी संतुष्टि कम होते चली जाएगी। तो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। अब आते हैं दोनों के बीच में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप मान लीजिए कि आपका 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके बनने वाले हैं पक्के। ठीक है, इसको तो रट जाइएगा, ये वाला स्लाइड है, इसके आगे वाला स्लाइड। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या मैंने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन कैसा, संबंध कैसा है, उसको हम लोग देख के चलते हैं कैसा संबंध है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले 0 था कमोडिटी, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे डैश था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कमोडिटी तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ 8। ठीक है, इसका क्या टोटल यूटिलिटी, इसको हमेशा यूटिल्स में करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा TU को, और यहाँ पर क्या है MU मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर क्या हो गया 3 18, फिर 4 हो गया 20। एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो शुरुआत में टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा था, ठीक है, लेकिन ये शुरुआत में बढ़ रहा था, तो शुरुआत में बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। ये क्या बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है इंक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पर। फिर यहाँ पर बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है डिक्रीजिंग रेट पर। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई चीज पहले 10 से 20 हो रहा था, मतलब इसमें कितना गैप है। जैसे यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं का ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या था, पहले 0 था, फिर 8 था, फिर 14 था, फिर 18 था, फिर 20 और 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 से 8 का गैप था, फिर कितना गैप हो गया 6 का गैप हुआ, फिर कितना हुआ 4 का गैप हुआ, फिर हो गया 2 का गैप। मतलब बढ़ तो रहा है, ये देखो 8 बढ़ा 6 बढ़ा, शुरुआत में बढ़ रहा था लेकिन वो इंक्रीजिंग रेट पर, किस पर इंक्रीजिंग रेट पर, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था। देखो 0 से 8 हुआ, लेकिन 6 से 4 4 से 2 ये क्या हुआ इंक्रीज तो कर रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। क्या, लेकिन वो किस पर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, किस पर डिक्रीजिंग रेट पर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब देखो जैसे यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर क्या हुआ सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो गया मैक्सिमम हुआ। कब, जब टोटल यूटिलिटी बराबर हो गया। फिर टोटल यूटिलिटी क्या होगा भाई डिक्रीज करना शुरू करेगा, फिर क्या होगा डिक्रीज करना शुरू करेगा। इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, कौन टोटल यूटिलिटी, फिर इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, फिर एक ऐसा समय आएगा मैक्सिमम आएगा, फिर एक बार डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल यूटिलिटी कैसे काम करता है वो समझो। तो एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा शुरुआत में तो इंक्रीज करेगा, ठीक है 8 हो गया भाई 0 से 8 हो गया, लेकिन एक बार इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होता चला जाएगा, फिर क्या होगा डिक्रीज होता चला जाएगा। एक बार डिक्रीज होता चला गया, ये डिक्रीज कब हो रहा है भाई, जब ये डिक्रीजिंग रेट पर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर जब ये मैक्सिमम होगा कौन, जब आपका टोटल यूटिलिटी, क्या मैंने बोला कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो आपका जो ये वाला पार्ट होगा कौन, जो मार्जिनल यूटिलिटी वो आपका किसके बराबर होगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, और जब ये डिक्रीज करेगा कौन टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसको स्टेटिक के फॉर्म में बता देंगे। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं, बस ये बना देना है। और ये जरूर याद रखिएगा कि इसको बढ़ाइएगा बढ़ाइएगा घटाइएगा घटाइएगा, लेकिन इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटाना है। फिर यहाँ पर 2 एक बराबर कर देना और एक 18 लिख देना, ताकि वो ये पता लगाता है कि एक बार मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गया उसके बाद फिर आपकी सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी कम होती चली जाती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होता ही होता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो भाई, तो यहाँ पर क्या है टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, इधर y हो गया इधर हमारा x हो गया। यहाँ पर देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर एक जगह कहाँ हो गया मैक्सिमम, ये बढ़ रहा है शुरुआत में, फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट पर, तब तक ये सारा क्या है पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कब तक है, जब तक एक तरीके से मैक्सिमम है, मतलब जब मैक्सिमम TU है तब तक एक तरीके से पॉजिटिव है, देख रहे हो। लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटी या फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया,
तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ये मैक्सिमम जैसे हुआ, ये देखो ये क्या हो गया, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, 0। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज जैसे ही करेगा उसके बाद तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ टेबुलर फॉर्म में फिर ग्राफिकल फॉर्म में, इन दोनों को रट जाइएगा, आपका इससे बाहर क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। इसके आगे देखिए थोड़ा सा जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है, जिसको याद करने की इनके बीच का रिलेशन कैसा है। तो पहली बात तो भाई दोनों के बीच में क्या है कि टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। पहला कि TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। TU इंक्रीजेस करता रहेगा जब तक MU पॉजिटिव है। देखो यहाँ देखो TU ये इंक्रीजेस कर रहा है जब तक कौन है कि एक तरीके से MU पॉजिटिव है। जैसे ही MU 0 हुआ, जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुआ, उसके बाद जो है ये डिक्रीज करने लगा और ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, ये नेगेटिव में चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। When the marginal utility is 0, जब marginal utility 0 होगा तो TU मैक्सिमम होगा। ठीक है, और when the marginal utility is negative, the TU starts diminishing। सिंपल सी बात है, जब MU नेगेटिव होगा, अगर MU के हिसाब से देखें, डिक्रीजिंग MU implies that TU increasing at a decreasing rate। और जब हम लोग MU बोल रहे हैं कि MU डिक्रीज करना है, MU डिक्रीज करने का सीधा सा मतलब है कि TU इंक्रीज तो कर रहा है, इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, याद रखिएगा, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होगा कॉन्सेप्ट। बस जरूर याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बहुत बार आता है रिलेशन डायरेक्टली आपके एग्जाम में, आप इसको देखते जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग ध्यान से देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।